बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। पहले तो पंजाब के लोगों को मुबारक हो कि पंजाब ने अपनी वज़ीर आला चुन ली है। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पंजाब की नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं और बावजूद इसके कि महज शराफत साहब अभी भी चीख रहे हैं, बाहर दरो दीवार उनकी आवाज़ें सुना रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी करके मरियम नवाज़ साहिबा को जिताया गया है। तो मैं शराफत साहब का जो जवाब है उनकी बातों का, वो तो उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ज़रूर देंगी। एनीहो, मरियम नवाज़ साहिबा आज पंजाब के अंदर पहुंची और पंजाब के अंदर पहले जब पूरे पाकिस्तान में कभी इमरान खान साहब को रेड लाइन कहती थी पीटीआई तो नून लीग बड़ी तनकीद करती थी, मगर आज मरियम बीबी को भी रेड लाइन कह दिया गया। मैडम सीएम जो है वो हमारी जो नई मैडम सीएम है पंजाब की, वो अब एक रेड लाइन है और इस रेड लाइन के हवाले से बनती पहले भी धमकी हमारे सामने आ गई है। वो धमकी आपके साथ शेयर करते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शोर है जाली इलेक्शन नामंजूर, और जाली इलेक्शन नामंजूर है, लेकिन इसके अलावा जो पीटीआई को करना चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो कुछ करना चाहिए थे, क्या उन्होंने किया या नहीं किया, इसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। एक और जज का इस्तीफा जो है वो सामने आ गया है और उनका ये कहना है कि जिल्लत का माहौल है, इस जिल्लत के माहौल में मैं अपनी सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। इमरान खान साहब को किसी ना किसी चीज़ का तो अब सहारा लेना ही है। मैंडेट अवाम ने दे दिया, अब चोरी हो गया तो खान साहब जेल में बैठ के क्या करेंगे। तो खान साहब के लिए एक पूरी फोर्स है वो दोबारा से एक्टिव हो गई है और इस फोर्स को एक्टिव करने के पीछे अच्छी अच्छी चीज़ें और आशीर्वाद हासिल करना है इस वक्त हुक्मरानों की। ये भी आज के इस व्लॉग में आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगी, मगर आप लोगों से दरखास्त है कि मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। शुरू यहाँ से कर लेते हैं कि आज पंजाब असेंबली का जो इजलास हुआ, मरियम नवाज साहिबा जो है वो नई मैडम सीएम बन गई हैं और नई मैडम सीएम ने ये कहा है कि अपोजिशन होती, शोर शराबा करती, ईवान में आती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। और जहाँ तक पीटीआई की बात है, पीटीआई के ऊपर भी मैं बात करूंगी, मगर अज़मा बुखारी साहिबा जो कि एमपीए हैं और नून लीग से उनका ताल्लुक है, मरियम नवाज़ की बड़ी करीबी समझी जाती हैं, आज उन्होंने असेंबली के बाहर जो है कुछ मीडिया के लोगों से गुफ्तगू की है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो मैडम सीएम है वो हमारी रेड लाइन है और किसी को भी जो है वो उनकी तौहीन करने की इजाज़त नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जो वो एक्ट्स करेंगे उनके ऊपर क्रिटिसिज्म तो आएगा। जब आप किसी अवामी ओहदे के ऊपर होते हैं, क्रिटिसाइज तो किया जाता है और क्रिटिसिज्म आता है, हर उस फैसले के ऊपर आता है जो लोगों के नज़दीक नागवार गुजरता है उनको या बेहतरीन नहीं लगता फैसला, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है। मगर बताया गया नून लीग की तरफ से कि मैडम सीएम एक रेड लाइन है और इनकी तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मामला ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ मरियम बीबी की टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आने दी जाएगी जिसके मुताबिक उनकी तौहीन हो रही होगी। तो ये पहली धमकी है जो सीएम बनते ही मरियम साहिबा की टीम ने मीडिया को जारी कर दी है कि आप उनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, मगर तनकीद अगर की तो उसका हाल वही होगा जो आजकल हो रहा है और जो सियासी कैदी बनाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती उठाए जा रहे हैं, कुछ इस किस्म के मामला हो सकते हैं। अब आ जाते हैं पीटीआई के ऊपर या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर। इमरान खान साहब के दौर की मुझे अपोजिशन याद आ रही थी कि खान साहब के खिलाड़ी जो है उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं भी मिलता था तो वो असेंबली फ्लोर के ऊपर होते थे। खान साहब को आप छोड़ दे, खान साहब होते थे या नहीं होते थे, बात यह है कि अपोजिशन रिप्रेजेंट होती थी या नहीं होती थी। अपोजिशन हमेशा प्रेजेंट रही है असेंबली फ्लोर के ऊपर। इमरान खान साहब जब अपोजिशन के अंदर थे, खान साहब हो ना हो, उनके खिलाड़ी असेंबली फ्लोर के ऊपर होते थे, चाहे वो पंजाब असेंबली हो, चाहे नेशनल असेंबली हो या कहीं भी हो। वो अपनी एक वो धूम धड़का मना के रखते थे, हंगामा करके रखते थे। आज एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डे था और पीटीआई की ये स्ट्रैटेजी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली समझ से बालातर है। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब असेंबली एक पूरी छावनी में तब्दील की हुई थी, मगर इन रुकावटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का जो एक नज़रिया है वही इमरान खान का है। रुकावटों को तोड़ के अपना हक लेने का, छीन के भी अपना हक लेने का नज़रिया इमरान खान का है। आज दुरुस्त है ये बात कि पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं उनको वो मॉल रोड पे उतार दिया गया, पंजाब असेंबली से दूर उतार दिया गया और जो नून लीग के लोग थे वो असेंबली के बिल्कुल सामने उनकी गाड़ियों को पार्क होने दिया गया और बाकायदा धमकियां दी गई कि आप पूरी जो वो गैलरी है, मीडिया गैलरी, उसको भी आप लोग अपने कब्जे में कर लें और अगर कोई खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करता है तो वो पंजाबी में उन्होंने कहा चल लम्बे पा लेना उन्होंने। तो ये आज पंजाब असेंबली के अंदर हुआ। मगर जब पंजाब असेंबली के दरवाजे के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग मौजूद थे या पीटीआई के लोग मौजूद थे, एमपीएस उनके मौजूद थे, राना आफ्ताब वहां पर मौजूद थे जो कि वज़ीर आला के कैंडिडेट थे इमरान खान साहब के,
وہ اسمبلی کے فلور پر کیوں نہیں تھے؟ کیوں یہ پورا میدان مریم بی بی کو خالی دیا گیا؟ آپ کو ووٹ ملتا یا نہ ملتا، آپ لوگ وہاں پر ایک ہنگامہ کر سکتے تھے، اور اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ناک میں دم کر کے رکھو، اگلے کی بات نہ سنی جائے، اگلے کو بات کرنے نہ دو، اس کے کانفیڈنس کو زیرو کر دو، یہ اپوزیشن کرتی ہے۔ مگر میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ پنجاب اسمبلی کے دروازے پہ احتجاج ہو سکتا ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر احتجاج کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج ایک امپورٹنٹ ڈے تھا، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ کالی بھیڑیں درمیان میں موجود ہیں جنہوں نے ہاتھ ملایا ہوا ہے، اور یقینی طور پہ لوگ سارے سمجھیں گے، مجھ سمیت سارے لوگ سمجھیں گے کہ اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ ملایا ہے۔ کیا کھلا خالی میدان دینا ایک حکمت تھی؟ یہ کس چیز کے تحت حکمت عملی اختیار کی گئی تھی؟ تو عمران خان صاحب کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہے جو ان کے نظریے کو سبوتاز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون ہے جو ان کی اپوزیشن کو ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کون ہے جو عمران خان صاحب کے نظریے کو دفن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اس کے لے کے کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں ان کو چاپلوس ٹولہ کہتی ہوں۔ چاپلوس ٹولہ وہ ہوتا ہے جب کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس گورنمنٹ کے ساتھ وہ ہاتھ ملا لیتے ہیں، ان کی آشیرواد لیتے ہیں، اور بڑے اس ٹولے میں ہر ایک شخص کا یہ کام ہوتا ہے، جن کو پرانی زبان میں لفافہ کہا جاتا تھا، اب وہ ٹولہ بن گئے ہیں، اور وہ چیزیں لکھتے ہیں جس کی سمجھ ایک عام آدمی کو بھی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اچھا، پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ 2-3 کالمز شیئر کیے ہوئے تھے، اب یہ کام جو ہے نا یہ شروع ہو چکا ہے اخباروں کے اندر، پیپروں کے اندر۔ آپ نیوز پیپر کوئی بھی اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو موسٹلی ایسی چیزیں ملیں گی جو عمران خان صاحب کے ان کے نظریے کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف ہوں گی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ بچپن کے ہمارے یہ محاورے ہیں، یہ کتابوں میں پڑھائے جاتے تھے کہ کسی نہ کسی چیز سے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، کہ کوئی بھی چیز ہے جو اس کو بچا لے، کسی بھی طرح سے اس کی جان بچ جائے، یا کوئی بھی چیز اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکے۔ آج عمران خان صاحب کے لیے 2 کالم ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گی۔ ایک کالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے نظریے سے بارود کی بو آتی ہے۔ شکیل انجم صاحب نے کالم لکھا ہے، میری آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ آپ یہ کالم ضرور پڑھیں، اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا کامنٹ باکس میں۔ دوسرا، انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ خان نے سبق نہیں سیکھا۔ اس کا کچھ حصہ میں آپ لوگوں کے سامنے، کچھ پیراگراف، 1-2 پیراگراف آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں، اس کے بعد میں اپنا تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ امید تھی کہ عمران خان جیل میں رہے اپنا ماضی، اپنے طرز سیاست اور اپنی غلطیوں پر وہ لازمی طور پہ غور کریں گے، ان سے بہتری کی توقع تھی، اور اب بھی ہے۔ لیکن جو کچھ ان کے حوالے سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے متعلق بتایا گیا، وہ قابل اعتراض ہے اور قابل مذمت بھی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں انصار عباسی صاحب، پاکستان کا ایک بڑا سیاسی رہنما کیسے اپنی ذات، خواہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، اس کو آگے رکھ کے کوئی بھی ایسی بات کر سکتا ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے اور جس کا براہ راست اثر عوام کی مشکلات کو کئی گنا بڑھا دے۔ اچھا، پورا کالم نہیں، یہ لبے لباب ہے، 2 پیراگراف جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے انصار عباسی صاحب کے رکھے، بڑے محترم ہیں، بڑے صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں، بڑے اچھے صحافی ہیں۔ اس کالم پہ جو اعتراض ہے، عمران خان صاحب نے ڈٹ کے کا الیکشن کراؤ، اور عمران خان صاحب نے بار بار کا الیکشن کراؤ۔ عمران خان صاحب کی جماعت زیر عتاب تھی، بندے اٹھائے گئے، مار کٹ ہوئی، تشدد ہوا، گھر والوں کے سامنے ننگا کر دیا گیا لوگوں کو، عمران خان نے کہا الیکشن کراؤ، اور باوجود اس پریشر کے عوام عمران خان کے لیے نکلی، عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا، عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا، مگر وہ مینڈیٹ چوری ہو گیا۔ اب عمران خان بار بار کہہ رہا ہے میرا مینڈیٹ چوری ہے، عوام بار بار کہہ رہی ہے ہمارا ووٹ خان کا تھا، وہ دوسری پارٹی کی طرف کیسے چلا گیا۔ عمران خان نے ہر ادارے کو کھٹکھٹایا، عمران خان نے جو ایک بیسک ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 75 پیٹیشنز تو اب فارم 45 پہ ڈالی گئی، اس سے پہلے پورے ملک میں شور مچا ہوا ہے، اور صرف عمران خان شور نہیں مچا رہا، یہ شور جے یو آئی فے بھی منا رہی ہے، یہ شور جو ہے یہ سندھ کے اندر ایم کیو ایم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، مگر پیپلز پارٹی بھی کسی طرح پر کہتی ہے، جماعت اسلامی اس احتجاج میں نکلی ہوئی ہے، جے ڈی اے جو اس احتجاج میں نکلی ہوئی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ عمران خان جس کا سب سے زیادہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جب اس کو انصاف ہی نہیں مل رہا، جب وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس طرح مت کریں، یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے، عوام کے ساتھ کھلواڑ ہے، عوام کی مشکلات جو اتنی زیادہ بڑی ہیں وہ ہمیں اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، ہمیں گورنمنٹ میں آنے دیا جائے، ہمیں گورنمنٹ بنانے دی جائے، مگر چوروں نے چوری کر لی، اب چور ہے
वो ना चोरी से बाज आता है, ना हेरे फेरी से बाज आता है, क्योंकि वो चोर है। बात इतनी है कि इमरान खान को लगता है कि आखिरी, जिसके ऊपर मैंने भी तनकीद की कि नहीं ऐसा होना चाहिए, इमरान खान साहब को IMF को ख़त नहीं लिखना चाहिए था, पाकिस्तान के लिए दुरुस्त बात नहीं है। मगर जब आपको कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इमरान खान अगर IMF को ख़त लिख रहा है, क्या वो अपने लिए लिख रहा है? जिस अवाम की मुश्किलात के ऊपर आप जोर डाल रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, तो क्या ये कोई नहीं पूछेगा कि चोर जब चोरी करके हुकूमत करके मुसल्लत कर दिया जाएगा, तो जो अवाम मुश्किल से निकलने के लिए अपना वोट इमरान खान को दे रही थी, वो अवाम क्या वो परेशान नहीं होगी? एक भानमती का कुंबा जो कमज़ोर हुकूमत बनाई गई है, वो इस अवाम की मुश्किलात, इनके मसाइल को कैसे हल करेगी? हुकूमत में बैठने वालों ने बंदर बांट कर ली, मगर किसी ने अवाम के वोट का सोचा कि भाई इनकी चोरी हो गई है, इनको इंसाफ देना है। और इंसाफ कहाँ से मिलेगा? उनका वोट अगर इमरान खान को वापस कर दिया जाएगा। मगर चोर तो चोरी भी करता है और हेरा फेरी भी करता है, वो इससे बाज नहीं आ सकता। तो ये सारा कुछ हुआ है। इसके अलावा यकीनी तौर पे आप लोग कॉलम भी पढ़िएगा शकील अंजुम साहब का कि इमरान खान के नज़रिए से बारूद की बू आती है। अगर इमरान खान के नज़रिए से बारूद की बू आती है, तो मुझे कहने में कोई मुज़ायका नहीं है कि पाकिस्तान के नौजवानों ने इस बारूद की जैकेटें पहनी हुई हैं। वो ये कहते हैं हमें अपना मुस्तकबिल महफूज चाहिए, वो ये कहते हैं हमें रोज़गार चाहिए, वो ये कहते हैं कि हमें हमारी डिग्री के हिसाब से नौकरी चाहिए, वो ये कहते हैं कि हम 7 समंदर पार अपने घर वालों को छोड़ के क्यों जाएं, जब पढ़ते हम यहाँ हैं, मुस्तकबिल अपना यहाँ सोचते हैं, मगर हमें मजबूर किया जाता है कि 7 समंदर पार करो, या तो कश्तियों के ज़रिए दरियाओं में डूब जाओ, समंदरों में डूब जाओ, या फिर 7 समंदर बैठ के घर वालों की जुदाई काटो और वहाँ से पैसा कमा कर यहाँ पर भेजो। इमरान खान तो इसी नज़रिए का नाम है। अगर ये नज़रिया बारूद है, तो आप उस नौजवान को कैसे रोकेंगे जो इमरान खान के इस नज़रिए की, इस बारूद की बू को सूंघता भी है और पहना भी हुआ है उसने? उसका क्या किया जाएगा? तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक खान साहब के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका हुआ है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आप अवाम को एक हद तक रास्ते से हटा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसे कभी नहीं हटा सकते। दूसरी बात ये है, जो एक आखिरी है, ये जाली इलेक्शन है और नामंजूर है, और जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे लगते रहेंगे। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि एक और बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है, और ये जज हैं, सेशन जज हैं लाड़काना के, शरीफुद्दीन शाह साहब। इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। इसकी डिटेल अभी सामने आना बाकी है, मगर जो उनका मतन है, जो उनकी चीज़ें हैं, जो बयान किया उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे 27 साल हो चुके हैं, 27 साल से मैं इन जुडिशरी का हिस्सा हूँ, मगर इतनी ज़िल्लत का ये माहौल है, इस ज़िल्लत के माहौल में मैं अपना काम जारी नहीं रख सकता। अगर हमारा यही हिसाब रह गया, अगर यही गालिब इम्कान है कि जो बताया जा रहा है कि इनके इस्तीफ़े के पीछे रीज़न ये है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से, मेरिट से हट के कुछ तकर्रियों के लिए इनके ऊपर प्रेशर था। अभी तो ये चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा कि इनके मतन में जो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्या कुछ दर्ज है। अगर हर महीने इसी तरह 2-3 जज इस्तीफ़ा देते रहे, तो हो गया हमारा जुडिशरी का काम और हो गया हमारा इंसाफ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।